फ्रेंड्स, वेलकम आपका एक और नए वीडियो में आपके पवन सर के साथ। जैसे कि आपको पता ही, अपन ने द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाला चैप्टर शुरू कर रखा है 10th क्लास हिस्ट्री की बुक के अंदर, और उसको बड़े मजे से पढ़ने लग रहे हैं, बढ़िया तरीके से। और मैं जैसे रोज कहता हूँ, आप उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहे होंगे ताकि आपको उसका बेनिफिट मिल सके। जैसे आपको पता है, मैं ज्यादा टाइम तो आपका वेस्ट करता नहीं हूँ। तो चलिए, आज का जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है द एज ऑफ रेवोल्यूशन, यानी क्रांतियों का युग। एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 से लेके 1848 के बीच माना जाता है। तो एक तो ऑब्जेक्टिव आपका यही हो गया। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में कि एज ऑफ रेवोल्यूशन किसको माना जाता है, तो 1830 से लेके 1848 के बीच का जो टाइम है, 1830 से लेके 1848 के बीच का जो समय है, उसको एज ऑफ रेवोल्यूशन माना जाता है। तो एज ऑफ रेवोल्यूशन के अंदर हम फ्रांस के बारे में पढ़ने वाले हैं, बेल्जियम के बारे में पढ़ने वाले हैं और ग्रीस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वहां पर किस तरह से जो है इस रेवोल्यूशन के माध्यम से वो नेशन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट आगे ले जाया गया। तो चलिए, बिना कोई देरी किए अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया, टॉपिक का नाम है द एज ऑफ रेवोल्यूशन फ्रॉम 1830 टू 1848। चलिए शुरू करते हैं। जैसे देखिए, मैंने क्या लिखा हुआ है, एज कंजर्वेटिव regime tried to consolidate their power, liberalism and nationalism associated with revolution in many regions of Europe। जैसे इटालियन वाला पार्ट हो गया, जर्मन स्टेट्स हो गए, प्रोविंस ऑफ ऑटोमन एम्पायर हो गया, आयरलैंड हो गया और पोलैंड हो गया। मैंने इनको मार्क कर रखा, ध्यान से देखना आप। जैसे अपन ने पढ़ा कि 1815 के बाद जो है ना कंजर्वेटिव्स का शासन आ गया। अपन ने नेपोलियन डिफीट होता है 1815 के अंदर, फिर हमने पढ़ा कि कंजर्वेटिव्स के हाथों में सारा शासन आ जाता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, जैसे जैसे कंजर्वेटिव जो है ना अपने पैर जमाने की कोशिश करते हैं, तो फिर जो है ना उसके खिलाफ जो भी चीज हो रहा है, यानी उसके खिलाफ जो विरोध हो रहा है, उसको किससे जोड़कर देखा जाता है, लिबरलिज्म और नेशनलिज्म। ठीक है, एसोसिएटेड विद रेवोल्यूशन इन मेनी रीजन्स, किससे जोड़कर देखा जाता है, जो ये जो नेशनलिज्म वाली भावना है, लिबरलिज्म वाली भावना है, इसको रेवोल्यूशन से जोड़ कर देखा जाता है। यूरोप के कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर, जैसे बता भी रखा है, मैंने बताया आपको, इटालियन एंड जर्मन स्टेट्स हो गए, प्रोविंसेस ऑफ ऑटोमन एम्पायर हो गए, इसके अलावा आयरलैंड हो गया एंड पोलैंड हो गया। यहाँ पर उसको रेवोल्यूशन से जोड़कर देखा गया। कौन से वाले भाव को, लिबरलिज्म और नेशनलिज्म वाले भाव को, किसके बाद, आफ्टर 1815। और देखिए, These revolutions led by, अब जितने भी रेवोल्यूशन यहाँ पर यूरोप में हो, इनका नेतृत्व किन्होंने किया, ध्यान रखना, लिबरल जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने इसको क्या किया, लीड किया। ये किसको बिलोंग करते थे, जैसे एजुकेटेड मिडिल क्लास पढ़ा था अपन ने, अगर याद हो अरिस्टोक्रेट्स और न्यू मिडिल क्लास वाला टॉपिक हो, तो मिडिल क्लास इनको क्या कर रही थी, लीड कर रही थी। यानी जो लिबरल नेशनलिस्ट आ रहे हैं इनके अंतर्गत एजुकेटेड मिडिल क्लास, जैसे इसमें प्रोफेसर्स हो गए, स्कूल टीचर्स हो गए, क्लर्क्स हो गए, मेंबर ऑफ द कॉमर्शियल मिडिल क्लास, वो तो पढ़ भी लिया अपन ने, मिडिल क्लास के जो मेंबर थे। उसके अलावा प्रोफेसर्स हो गए, स्कूल टीचर्स हो गए, क्लर्क्स हो गए, ये सब क्या कर रहे थे, ये उनका साथ दे रहे थे, किसके, मिडिल क्लास वाले। सारी चीज जो मैंने अपन ने पहले भी पढ़ा था कि ये जो नेशन स्टेट वाला जो आइडियोलॉजी, अब इसको आगे कौन लेके जाएंगे, मिडिल क्लास वाले लेके जाएंगे, जिनको अपन लिबरल नेशनलिस्ट भी बोल रहे हैं। तो यही कह रहा है, इनको लीड किसने किया, लिबरल नेशनलिस्ट ने। अब ये जो लिबरल नेशनलिस्ट थे किनको बिलोंग करते थे, जैसे मैंने कहा एजुकेटेड मिडिल क्लास। अब एजुकेटेड मिडिल क्लास में कौन आते थे, जैसे प्रोफेसर्स हो गए, स्कूल टीचर्स हो गए, क्लर्क्स हो गए, मेंबर ऑफ द कॉमर्शियल मिडिल क्लास हो गए। उसके बाद में जो सबसे पहला जो रेवोल्यूशन हुआ वो हुआ फ्रांस के अंदर। फ्रांस में कब हुआ, जुलाई 1830 के अंदर, यानी जुलाई 1830 के अंदर पहला रेवोल्यूशन हुआ। जैसे कि आपको पता है कि जो बर्बन किंग जो था वो had been restored to power during the conservative reaction after 1815। जो अपन ने आफ्टर ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 वाले टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था कि किस तरह से नेपोलियन को डिफीट करने के बाद, ठीक है, सारा का सारा जो पावर है वो किन्होंने मिलकर रहा था, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, उनके हाथों में सारा का सारा ये क्षेत्र आ जाता है। फिर वो किस तरह से ट्रीटी ऑफ वियना के आधार पर, ट्रीटी ऑफ वियना जो अपन ने पढ़ी थी 1815 के अंदर, ट्रीटी ऑफ वियना जो ऑस्ट्रिया के अंदर हुई थी, तो वहां पर अपन ने क्या देखा था कि दोबारा कंजर्वेटिव्स के हाथों में क्या आ गया था, शासन आ गया था। और उस ट्रीटी में एक अरेंजमेंट ये भी किया गया था कि जो बर्बन किंग है उसको दोबारा से क्या किया जाए, बर्बन डायनेस्टी को यहाँ पर रिस्टोर किया जाए। लेकिन क्या हुआ था, जब मान लो जैसे अपन ने पढ़ा था, बर्बन किंग हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1815, उसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है।
किसके द्वारा? लिबरल रेवोल्यूशनरीज के द्वारा। और फिर वो क्या करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्थापित करते हैं और उसका प्रमुख किसको बनाया जाता है? लुइस फिलिप को उसका क्या बना दिया जाता है? हेड बना दिया जाता है। नहीं, यहाँ पर किस तरह की मोनार्की लाई जाती है? यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाई जा रही है। किनके द्वारा लाई जा रही है? जो अपन बात कर रहे हैं रेवोल्यूशनरीज की बात करें, जो लिबरल रेवोल्यूशनरीज हैं, अपन ने पढ़ा है लिबरल किनको कहा जा रहा है? मिडिल क्लास वालों को ही कहा जा रहा है। तो वो क्या करते हैं? यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्थापित करते हैं और हेड किसको बनाते हैं? लुइस फिलिप को बनाते हैं। फिर देखिए जो अपन ने वो ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर पढ़ा था, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक, जिसने मतलब कि जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी क्या करा था? उसको होस्ट किया था। वो क्या कहता है? मेटरनिक क्या कहता है? When France sneezes, rest of the Europe catches cold। इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई फ्रांस छींकता है तो सबको क्या हो जाती है? जुकाम हो जाती है। यहाँ कहने का मतलब क्या है कि कोई भी एक्टिविटी है वो कहाँ शुरू होती है? फ्रांस में शुरू होती है, फिर धीरे धीरे दूसरे क्षेत्रों में क्या होती चली जाती है? फैलती चली जाती है। तो स्टेटमेंट याद रखना, किसने कहा था? When France sneezes, rest of the Europe catches cold, ये कहा था ड्यूक मेटरनिक ने, स्टेटमेंट कहा था। इसके बाद में जुलाई रेवोल्यूशन जो होता है फ्रांस के अंदर, इसकी जो चिंगारियां वो कहां पहुंचती हैं? ब्रुसेल्स के अंदर पहुंचती हैं। अगर आपको याद हो, अपन ने सिविक्स के अंदर पहला चैप्टर पढ़ा था पावर शेयरिंग वाला। अगर आपको पता है ब्रुसेल्स क्या था तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं। वैसे तो आगे पढ़ने वाले भी हैं कि ब्रुसेल्स जो है वहां तक पहुंचती हैं। ब्रुसेल्स क्या थी? बेल्जियम की कैपिटल है, राजधानी थी, यहां तक पहुंचती है। फिर यहाँ पर भी क्या होता है? रेवोल्यूशन होता है, जिसका नतीजा ये होता है कि इसको नीदरलैंड से क्या कर दिया जाता है? अलग कर दिया जाता है। नहीं, बेल्जियम जो है वो भी 1830 के अंदर एक अलग से इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है। किससे मुक्त होकर? नीदरलैंड से मुक्त होकर। अपन ने वहां पढ़ा भी था, अगर याद हो आपको, कि नॉर्थ वाला जो साइड था फ्रांस का बाउंड्री वाला, वहां पर अपन ने नीदरलैंड के साथ बेल्जियम को ऐड करके क्या करा था? स्थापित किया था। लेकिन जो रेवोल्यूशन होता है 1830 के अंदर, इस रेवोल्यूशन की वजह से बेल्जियम जो नीदरलैंड से क्या हो जाता है? आजाद हो जाता है और एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है। तो आपका एक ये और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया कि बेल्जियम जो था वो कब इंडिपेंडेंट हुआ था? कब हुआ था? 1830 के अंदर। तो एक क्वेश्चन आपका ये बन गया। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इस वाले हेडिंग के अंतर्गत जो अपन पढ़ रहे हैं, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको ज्यादा ध्यान से देना, ये हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है 3 मार्क्स में, तो ध्यान से इसके ऊपर गौर करना। जैसे मैंने कहा, कहां पर शुरू हुआ था? ग्रीक, जिसको ग्रीस भी कहा जाता है, हिंदी में इसको यूनान बोलते हैं। देखिए क्या था, ग्रीस जो था वो हिस्सा था पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर। कौन सी सेंचुरी के अंदर? 15th सेंचुरी के अंदर, यानी 15वीं सदी के अंदर जो ग्रीस था वो ओटोमन एम्पायर के अधीन था। ओटोमन एम्पायर एक मुस्लिम एम्पायर था, उसके अधीन हुआ करता था। कौन हुआ करता था? ग्रीस। तो क्या कह रहा है? द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप sparked of a struggle for independence in Greece in 1821। तो वही बात है, लगातार जो अपन देख रहे हैं कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बढ़ती जा रही है यूरोप के अंदर, तो वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का यहाँ पर भी क्या होता है? असर होता है। और यहाँ पर भी आजादी के लिए क्या शुरू होता है? स्ट्रगल शुरू होता है। कहां पर? ग्रीस के अंदर। कब? 1821 के अंदर। ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना कि ग्रीस के अंदर स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस कब स्टार्ट हुआ था? तो कब हुआ था? 1821 के अंदर। समझ में आया? कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन? ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसमें हमने पढ़ा 15th सेंचुरी के अंदर जो ग्रीस जो था वो ओटोमन एम्पायर के अधीन था। फिर धीरे धीरे जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही थी दूसरे क्षेत्रों में, उसका असर यहाँ भी पड़ा। और फिर ग्रीस के अंदर भी वो शुरू हुआ कब? 1821 के अंदर। अब नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट। अब जिन्होंने मतलब ये स्ट्रगल शुरू किया था आजादी के लिए ग्रीस के अंदर, इनको सपोर्ट किनका मिला? एक तो उन ग्रीस के लोगों को जिनको यहां से क्या कर दिया गया था? एक्साइल कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। ध्यान रखना, ग्रीस के जिन लोगों को यहां से एक्साइल कर दिया गया था ग्रीस से, उनका भी सपोर्ट मिला यहाँ के नेशनलिस्ट को। कहां के नेशनलिस्ट को? ग्रीस के नेशनलिस्ट को। उसके अलावा जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, उन्होंने भी इनको क्या किया? सपोर्ट किया। क्योंकि आगे देखो मैंने लिखा हुआ है हैड सिंपैथीज फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर, क्योंकि अधिकतर जो ग्रीक का जो कल्चर था, ग्रीस का जो कल्चर था, वो बहुत सारी ऐसे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी जहां पर उनको बहुत ज्यादा एडमायर किया जाता था। तो इस वजह से उनको इनके साथ क्या थी? सहानुभूति थी कि हाँ भाई चलो कुछ तो कर रहे हैं अपने स्ट्रगल के लिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो अपने को भी इनको क्या करना चाहिए? सपोर्ट करना चाहिए। तो जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी कुछ, उन्होंने भी इस स्ट्रगल को क्या किया? सपोर्ट किया। कौन से स्ट्रगल को? जो ग्रीस के जो नेशनलिस्ट थे, जो अपने देश को इंडिपेंडेंट करने के लिए चला रहे थे। इसके अलावा पोएट्स हैं, आर्टिस्ट हैं,
वो जैसे मान लो आपको पता है भाई कवि हैं, कलाकार हैं, जैसे ऊपर वर्ड आया कल्चरल सिंपैथी थी, तो यानी कल्चरल अटैचमेंट था ग्रीस से उनका, तो उन्होंने भी जो ना बहुत ज्यादा प्रयास किया। बता भी रखा मैंने, क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, क्योंकि ग्रीस को क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन कहा जाता है, यानी यूरोपियन सभ्यताओं का पालना। इसका मतलब क्या हुआ, कहा जाता है कि जितनी भी मान लो सिविलाइजेशन यूरोप के अंदर स्टार्ट हुई, वो कहां से शुरू हुई, ग्रीस से शुरू हुई, इसीलिए ग्रीस को क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन कहा जाता है। इसी वजह से पोएट और आर्टिस्ट जो थे उनका एक अटैचमेंट था, कहां से, ग्रीस से। इसीलिए देखो मैंने लिखा, मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट ए मुस्लिम एम्पायर, इसीलिए उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन अर्जित करने का कोशिश किया, ताकि जो ये मुस्लिम एम्पायर है जिसकी अपन ने बात करी, ऑटोमन एम्पायर, उसके खिलाफ वो आजादी के लिए स्ट्रगल कर सके और अपने देश को क्या करा सके, आजाद करा सके। तो एक ऐसा ही पोएट था, इंग्लिश पोएट था, जिसका नाम था लॉर्ड बायरन। उसने ऑर्गेनाइज फंड यानी पैसा इकट्ठा किया, फिर यहाँ पर ये जो युद्ध हो रहा था जिसको अपन ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोल रहे हैं, यहाँ पर उनके साथ लड़ने के लिए भी आया, जहां पर 1824 में बुखार की वजह से उसकी क्या हो गई, मौत हो गई। went to fight in the war where he died of fever in 1824, यानी 1824 में बुखार की वजह से उसकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। तो एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उस कवि का मतलब आपसे पूछता है उस पोएट का नाम क्या है, किस वजह से उसकी मौत हुई थी और कब हुई थी। समझ में आ गया। तो लॉर्ड बायरन के बारे में दे रखा है, ऐसे अपन ने पढ़ा कि पोएट और जो आर्टिस्ट थे उनको भी एक मतलब कि एक कल्चरल अटैचमेंट था यहाँ से, तो उसमें से एक कवि का यहाँ क्या कर रखा है, जिक्र कर रखा है। तो ऐसे मान लो चलता रहा और फिर आखिरकार फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ध्यान रखना, द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि होती है, ठीक है, कब होती है, 1832 के अंदर ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होती है 1832 में, जहां पर, और ये क्या कह रहा है, रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, जहां पर ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था, किसके बाद, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के बाद में। तो ये अपना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसकी शुरुआत अपन ने पढ़ा 1821 में हुई, ठीक है। क्यों हुई, क्योंकि एक अधीन था, किसके अधीन था, ऑटोमन एम्पायर के। कौन सी सेंचुरी में, 15th सेंचुरी में। ऑटोमन एम्पायर कैसा एम्पायर था, मुस्लिम एम्पायर था। फिर 1821 में शुरुआत सपोर्ट किन्होंने किया, जिन ग्रीस के लोगों को यहाँ से एक्साइल कर दिया था, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने भी, पोएट और आर्टिस्ट ने भी, इनका अलग अलग अपन ने पार्ट दे रखा है कि भाई एंशिएंट ग्रीक कल्चर से उनकी सिंपैथी थी, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की। पोएट और आर्टिस्ट जो उसको, इसको यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्या मानते थे, क्रेडल मानते थे, तो इसीलिए कल्चरल अटैचमेंट था। लॉर्ड बायरन का जिक्र पढ़ा अपन ने, फिर 1824 में फीवर से उसकी मौत होना, फिर 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होना, जहां पर फिर इसको इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया जाता है। तो ये अपना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। फिर अपन ने पढ़ा, इसको आगे किसने बताया, तो एजुकेटेड मिडिल क्लास है। फिर बर्बन किंग जो था उसको अपन ने देखा कि हटाया गया 1815 के बाद। फिर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टेब्लिश की जाती है, किसकी अध्यक्षता में, लुइस फिलिप की अध्यक्षता में। फिर मेटरनिक क्या कहता है, व्हेन फ्रांस नेजे रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेज कोड, ये उसने कहा था। फिर जुलाई रेवोल्यूशन जब यहाँ पर फ्रांस में होता है जुलाई 1830 के अंदर, तो फिर वो जो है ना चिंगारियां कहाँ पहुंचती हैं, ब्रुसेल्स में पहुंचती हैं, यानी बेल्जियम की कैपिटल सिटी में, जहां पर फिर इसी तरह से रेवोल्यूशन होने लग जाता है और 1830 के अंदर बेल्जियम भी क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया जाता है, किससे हटाकर, द किंगडम ऑफ नीदरलैंड से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको अच्छी तरह से 3 मार्क्स के अंतर्गत आप बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करें। छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने सारे के सारे बता दिए यहाँ पर कि भाई कहाँ पर ये रेवोल्यूशन हो यूरोप के अंदर। तो अपन ने इटालियन और जर्मन स्टेट्स पढ़ा, प्रोविंस ऑफ ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड और पोलैंड पढ़ा। ये रेवोल्यूशन किन्होंने लीड किया, लिबरल नेशनलिस्ट थे, जिनको अपन एजुकेटेड मिडिल क्लास कर रहे हैं। इसमें कौन कौन आ रहा है, प्रोफेसर आ रहे हैं, स्कूल टीचर्स आ रहे हैं, क्लर्क्स आ रहे हैं, मेंबर ऑफ कॉमर्शियल मिडिल क्लास वाले आ रहे हैं। सबसे पहले ये जो रेवोल्यूशन कहाँ हुआ, फ्रांस में शुरू हुआ, कब, जुलाई 1830 में। तो एक बार मैंने आपको फिर से दोबारा से रिवाइज कर दिया है, इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखें। एक अपना लास्ट वाला जो टॉपिक था द रेवोल्यूशनरी, उसमें एक लाइन छूट गया, मतलब एक स्टेटमेंट छूट गया था आपका, किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से वो नहीं हो पाया, तो मैं आज आपको बता रहा हूं, अब बता रहा हूं। यानी जो मेटरनिक था, ये मेटरनिक जो अपन ने यहाँ पढ़ा है, जो फ्रांस के बारे में कहा था, उसने भी उस समय एक स्टेटमेंट कहा था। उसने कहा था कि जो कंजर्वेटिव्स ने जो सोशल ऑर्डर स्टेब्लिश किया है, उसका सबसे डेंजरस एनिमी अगर कोई है तो वो कौन है, मजीनी है।
कौन है? गुजिपी मजीनी को उसने उसका सबसे बड़ा क्या बताया था? शत्रु बनाया था। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत, इसीलिए मैंने आपको अब बता दिया, पिछली क्लास में नहीं बता पाया था। तो अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है इस वीडियो के अंदर तो बढ़िया तरीके से बार बार इसको चला के देखिए ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। बाकी आपको वही बोलूंगा, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट और वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके हित में कुछ कर रहा हूं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही साथ जो बेल वाला आइकन उसको प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई आपका लिए नया वीडियो डालूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो ये था आज का अपना वीडियो, तो चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।